जिस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, क्या वहां पर धार्मिक डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास हो रहा है? इस देश के गरीब, इस देश के रहने वाले दिव्यांग, इस देश में हाशिए पर खड़े हुए लोगों को कभी बहला फुसलाकर, कभी नौकरी का झांसा देकर, कभी इलाज के नाम पर, तो कभी शादी, तो कभी प्रेम का झांसा देकर अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है। हो सकता है कुछ राजनीतिक दलों को यह लगे कि यह तो कहानी पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर दिखाई जा सकती है, लेकिन हकीकत है ये, और इसका ताजा उदाहरण पूरे देश के सामने है। बलरामपुर, जहां छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक तरफ उसके काले साम्राज्य पर योगी का पीला पंजा कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एटीएफ छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ हो रही है। छांगुर एंड गैंग के धर्मांतरण के कॉलेज प्लान का भी खुलासा हो गया है। कैसे वो डिग्री कॉलेज के जरिए धर्म परिवर्तन का प्लान बनाता था, पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू बेटियों का दुश्मन, तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन। जल्लाद का रहस्य लोग बुलडोजर में जमींदोज। जल्लाद जलालुद्दीन का छल, खुल रहा धर्मांतरण का सच। कितनी नीतू बनी नसरीन, अब बताएगा जलालुद्दीन। मुंबई दुबई तक नेटवर्क, 100 करोड़ का क्या है सोर्स? जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मायालोक पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा है। पीला पंजा लगातार तीसरे दिन कहर बनकर टूट रहा है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अवैध धर्मांतरण के जरिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने कितनी अकूत संपत्ति जमा की, उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। 3 बीघे जमीन पर करीब 12 करोड़ की लागत से ये आलीशान कोठी बनवाई थी, जिसमें 70 कमरे और हॉल थे। उसमें 40 रूम और हॉल अवैध हैं, जिन पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। यानी कुल 2041 वर्ग फीट जमीन पर अवैध निर्माण करवाया गया था, जिसमें पहले दिन 1000 स्क्वायर फीट से अवैध कब्जा हटाया गया। दूसरे दिन 500 वर्ग फीट सरकारी जमीन को खाली कराया गया, और आज तीसरे दिन बाकी बचे 541 वर्ग फीट जमीन को खाली कराया गया। बलरामपुर के उतरौला कस्बे में लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, और ये गरज रहा है अवैध धर्मांतरण के मायालोक पर। जी हाँ, छांगुर बाबा का जो मायालोक है, जो आलीशान कोठी है, उसको पीला पंजा लगातार गिरा रहा है। और आज तीसरे दिन ये मान के चलना चाहिए कि बुलडोजर की कार्रवाई खत्म होगी, यानी कि ये अवैध साम्राज्य पूरी तरीके से टूट के निस्त नाबूद होगा। बुलडोजर की अगर बात कर लिया जाए, तो संख्या अगर बात कर लिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बुलडोजर के साथ लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और ये कार्रवाई लगातार इसलिए चल रही है क्योंकि इस माया जाल को, इस माया लोक को बहुत मजबूती के साथ बनाया गया था, और इसमें सरिया का, सीमेंट का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया था कि बड़े बड़े अगर बात कर लिया जाए तो जो महल होते हैं वो भी शायद इतने मजबूत नहीं होते होंगे कि 3 दिन से बुलडोजर उनको गिराने की कोशिश कर रहा है। 5-5 रुपए में अंगूठी और नग बेचने वाला जलालुद्दीन और छांगुर बाबा देखते देखते अरबपति बन गया। 100 करोड़ से ज्यादा की अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। जलालुद्दीन गैंग को अवैध धर्मांतरण कराने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी।
छांगुर बाबा मधुपुर में एक डिग्री कॉलेज खोलने की फिराक में भी था। इसके लिए उसकी नजर आलीशान कोठी के बगल में बनी मजार और उसकी 5 एकड़ जमीन पर भी थी। बताया जा रहा है कि छांगुर ने डिग्री कॉलेज की मान्यता के लिए पिछले साल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संपर्क भी किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मान्यता नहीं दी थी। डिग्री कॉलेज खोलने के लिए छांगुर ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसे मालूम था कि कॉलेज में बड़ी संख्या में हिंदू लड़के लड़कियां पढ़ने आएंगे, जिनका धर्मांतरण कराया जा सकेगा। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा बलरामपुर में बड़े लेवल पर धर्मांतरण करने की प्लानिंग कर रहा था। यही वजह है कि अपने इस आलीशान कोठी में वो धर्मांतरण के लिए बाकायदा डिग्री कॉलेज भी बनाने की तैयारी कर रहा था। उसके पीछे वजह यह है कि 3 बीघे में छांगुर बाबा की कोठी है, तो कोठी से ही सटी हुई मजार की भी वो 5 बीघे की जमीन है, जो कि इसके पूरी कोठी से एकदम सटी हुई जमीन है। और ये भी बताया जाता है कि इस कोठी का सीधे तौर पर कोई मालिक नहीं है, और जब भी वो धर्म गुरुओं से संपर्क करता था छांगुर बाबा, तो इसी मजार का वो खुद को पूरी तरीके से सर्वे सर्वा बताता था, और यही बताता था कि इस मजार का वही केयर टेकर है, मजार का जो भी काम धाम होता है वो छांगुर बाबा ही करता है। इसी वजह से वो चाहता था छांगुर बाबा कि यहाँ पर बाकायदा डिग्री कॉलेज बनवाया जाए और धर्मांतरण का रेकॉर्ड चलाया जाए, साथ ही 5 बीघे की जमीन भी उसको यहीं से मिल जाए। और इसीलिए छांगुर बाबा लगातार ऐसे लोगों को यहाँ पर लेकर के आता था, ताकि अपनी बड़ी प्लानिंग को वो उन लोगों को दिखा भी सके। जानकारी ये भी मिली है कि नीतू और नवीन के साथ साथ छांगुर बाबा का बेटा महबूब डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन यूपी एटीएस के शिकंजे में है। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। दोनों से आज यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर गलत तरीके से हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आरोप है। छांगुर एंड गैंग ने 1500 हिंदुओं का गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनाया। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। छांगुर बेहद शातिर है, खुद लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था। ऐसे में एटीएस जानती है कि उससे सच निकलवाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए यूपी एटीएस इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों से भी सलाह ले रही है, ताकि छांगुर से अधिक उगलवाया जा सके। पीले पंजे इस बिल्डिंग को, जो कि अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करती थी इस पूरे इलाके में, या यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश में, उसको फिलहाल जमींदोज करने का काम पीला पंजा लगातार कर रहा है। अगर बुलडोजर की बात कर लें तो एक लाइन से आप देखिए, पूरी बिल्डिंग को निस्तनाबूद करने के लिए लगातार बुलडोजर का काम यहां पर जारी है, और इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए, बुलडोज करने के लिए लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। अगर छांगुर बाबा के बारे में बात करें तो फिलहाल इस समय एटीएस की पुलिस रिमांड में है, नसरीन भी पुलिस रिमांड में है। अब इन्वेस्टिगेशन में, जांच में ये पता लगेगा कि किस तरीके से भोली भाली महिलाओं को, लड़कियों को पहले तो इलाज के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर फंसाया जाता था, इस माया जाल में लेके आया जाता था, और उसके बाद उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनको पैसों का लालच दे करके बाकायदा ये धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। क्योंकि अगर बड़ी जात की लड़की का धर्मांतरण होता था तो पैसे ज्यादा मिलते थे, और निचली जात की लड़की का होता था तो पैसे कम मिलते थे। जलालुद्दीन और नसरीन 16 जुलाई तक यूपी एटीएस की रिमांड पर है। इस दौरान ऑन कैमरा दोनों से कई राउंड में पूछताछ होगी। जरूरत पड़ने पर इन्हें बलरामपुर भी ले जाया जा सकता है, जहां इन लोगों का सेंटर था, जिसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अवैध धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्त हैं। अवैध धर्मांतरण के मामले में अब तक 16 गुनहगारों को सजा दी जा चुकी है। 12 को आजीवन कारावास, 4 को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब टारगेट पर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन है, जिससे एटीएस पूछताछ कर रही है।
उसके धर्मांतरण मॉडल के विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। हिंदू लड़कियों को कैसे गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराया जाता था, धर्मांतरण के धंधे में नीतू, नवीन के अलावा और कौन कौन है, इसकी पूरी पड़ताल हो रही है। छांगुर गैंग अवैध धर्मांतरण का काम बड़े ही प्लान वे में करता था ताकि वो पुलिस के एक्शन से बच सके। छांगुर की सबसे बड़ी मददगार उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन थी। इनके टारगेट पर गरीब हिंदू परिवार की लड़कियां रहती थी। पहले गरीब हिंदू फैमिली को इमोशनल हेल्प करती, उसके दुख दर्द को दूर करने की बात करती। कई बार पैसे का भी लालच दिया जाता था। उन्हें यह आश्वासन दिया जाता था कि बाबा की बात मान लो तो सब सही हो जाएगा। छांगुर अवैध धर्मांतरण का धंधा सिर्फ बलरामपुर से ही नहीं चला रहा था, बल्कि उसका गैंग आजमगढ़ में भी एक्टिव था, जहां 2 साल पहले कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा का नाम साल 2023 में भी आ चुका है, लेकिन वो चूंकि इस पूरे मामले का सीधा आरोपी नहीं था, यही वजह है कि छांगुर बाबा उस समय आजमगढ़ के मामले में बच गया था। पता ये भी चलता है कि आजमगढ़ छांगुर बाबा अक्सर जाया करता था और उसके साथ उस दौरान नीतू और नवीन भी आजमगढ़ जाया करते थे। छांगुर बाबा के कई रिश्तेदार भी इस मामले में नामजद आरोपी दर्ज किए गए थे, लेकिन चूंकि मामला सीधे तौर पर छांगुर बाबा से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए छांगुर बाबा कानून की जद से आने के बच गया था। और इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें सीधे तौर पर जो लोग इन्वॉल्व पाए गए थे, वो छांगुर बाबा से मिलने के लिए बलरामपुर की इसी आलिशान कोठी पर भी आया करते थे। बलरामपुर में जहां छांगुर की आलिशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, छांगुर का पैतृक घर वहां से कुछ किलोमीटर दूर रेहरा माफी गांव में है। 14 साल पहले तक वो गांव-गांव घूमकर नग और अंगूठी बेचता था, लेकिन साल 2011 के बाद उसकी किस्मत का ताला खुल गया। साल 2011 में पत्नी कुतुबनिशा को प्रधानी का चुनाव लड़वाया और वो जीतकर प्रधान भी बन गई। इसके बाद 2016 में भी लगातार दूसरी बार उसकी पत्नी कुतुबनिशा चुनाव जीतकर प्रधान बन गई। धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा का नाम साल 2023 में भी आ चुका है, लेकिन वो चूंकि इस पूरे मामले का सीधा आरोपी नहीं था, यही वजह है कि छांगुर बाबा उस समय आजमगढ़ के मामले में बच गया था। पता ये भी चलता है कि आजमगढ़ छांगुर बाबा अक्सर जाया करता था और उसके साथ उस दौरान नीतू और नवीन भी आजमगढ़ जाया करते थे। छांगुर बाबा के कई रिश्तेदार भी इस मामले में नामजद आरोपी दर्ज किए गए थे, लेकिन चूंकि मामला सीधे तौर पर छांगुर बाबा से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए छांगुर बाबा कानून की जद से आने के बच गया था। और इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें सीधे तौर पर जो लोग इन्वॉल्व पाए गए थे, वो छांगुर बाबा से मिलने के लिए बलरामपुर की इसी आलिशान कोठी पर भी आया करते थे। छांगुर की पत्नी के प्रधान बनने के बाद छांगुर को यह समझ में आ गया था कि नग और अंगूठी के धंधे से भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे अधिकारी थे, व्यापारी थे, जिनको कि छांगुर बाबा ने बाकायदा अंगूठी और नग दिया था। और ये इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि उन अधिकारियों और व्यापारियों को इस नग और अंगूठी को पहनने के बाद फायदा भी हुआ था। यही वजह है कि इन्हीं लोगों ने छांगुर बाबा का प्रचार किया और उसको छांगुर से बाबा बनने में मदद भी की। छांगुर को समझ में आ गया था कि नग और अंगूठी के जरिए के साथ साथ प्रधानी के जरिए भी वो काफी पैसा कमा सकता है, और इसीलिए दोनों धंधों को मिला करके छांगुर बाबा ने अकूत साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। छांगुर की पत्नी प्रधान बन गई थी। नग और अंगूठी बेचने का धंधा चल निकला था। उसके कुछ रिश्तेदार मुंबई में रहते थे, जिसके बाद वो अक्सर मुंबई जाने लगा। मुंबई में उसकी ईदुल इस्लाम नाम के शख्स से मुलाकात हुई, जो धर्मांतरण का धंधा चलाता था। ईदुल इस्लाम ने छांगुर की मुलाकात नीतू और उसके पति नवीन अरोरा से करवाई। उस वक्त नवीन और नीतू के पास अरबों की संपत्ति थी। नीतू और नवीन दोनों पारिवारिक कारणों से परेशान थे। छांगुर ने दोनों का धर्मांतरण करवा दिया। नीतू को नसरीन बना दिया और उसके पति नवीन को जमालुद्दीन बना दिया। नीतू और नवीन का धर्म परिवर्तन भारत में नहीं कराया गया, बल्कि दोनों का धर्म परिवर्तन दुबई में कराया गया। दोनों ने 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में धर्म बदला था। दुबई सरकार की इस्लामिक अफेयर एवं चैरिटेबल एक्टिविटी डिपार्टमेंट से अटेस्ट कराया गया। नीतू और नवीन का जो धर्मांतरण कराया गया वो दुबई में कराया गया, और इस बात के बाकायदा साक्ष्य कागजों के तौर पर पुलिस के पास मौजूद हैं।
लेकिन एजेंसीज ने जब इस बात को कंफर्म करने के लिए एजेंसी से संपर्क किया तो पता ये चलता है कि नीतू और नवीन उस दौरान दुबई यात्रा पर गए ही नहीं थे। इससे इस बात की आशंका को भी बल मिल रहा है कि नीतू और नवीन के पास अलग अलग नाम से दूसरे और फर्जी पासपोर्ट भी हो सकते हैं। नवीन, नीतू और छांगुर के मिल जाने के बाद धर्मांतरण का ये खेल चल निकला। विदेशों से पैसा आना शुरू हो गया। छांगुर का सारा कामकाज नवीन और नीतू संभालने लगे। 2014 से 2019 के बीच नीतू 19 बार यूएई गई। वहीं नवीन 2016 से 2020 के बीच 19 बार गया। लेकिन खास बात यह है कि दोनों सिर्फ एक बार 8 अप्रैल 2017 को साथ गए थे। इसके अलावा हमेशा अलग अलग जाते थे। साल 2020 में भी उतरौला एक बार काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में चर्चा में आया था जब यूपी एटीएस ने यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को उतरौला से ही गिरफ्तार किया था और इसका सीधा संबंध इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान मॉड्यूल से था, जो कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन है। लेकिन छांगुर बाबा उस दौरान की तफ्तीश में सीधा बच गया था। अब धर्मांतरण के आका की करोड़ों की कोठी तो ध्वस्त हो गई है। प्रशासन ने अपना काम किया है, लेकिन जब प्रशासन सोता है तो फिर तस्वीर क्या होती है, अब वो आपको दिखाने जा रही हूँ। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की पहली तेज बारिश हुई और सड़कें तालाब बन गई। बस मछलियों का तैरना ही बाकी रहा, नहीं तो कार हो या बाइक सब कुछ तैरती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम को साइबर सिटी के तौर पर हम सब जानते हैं, जहां पर एक फ्लैट की कीमत 2.5 से 3 करोड़ से कम नहीं, बंगले की कीमत 10 करोड़ से शुरू होकर 50-100 करोड़ तक जाती है। लेकिन शहर की तस्वीरें ऐसी कि गांव और देहात जैसी, जो किसी नदी के किनारे बसने वाले तस्वीर होती है, वैसी तस्वीर गुरुग्राम की है। अब गुरुग्राम बस तो गया, लेकिन शायद फीवर लाइन सक्रिय रह गई। दावे ये किए जाते हैं कि सफाई और बरसाती पानी के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं। बीमारी सबको पता है, लेकिन ऐसा है कि इलाज हो ही नहीं पा रहा। जब 12 किलोमीटर का रास्ता तय करने में किसी यात्री को 4 घंटे का समय लग जाए, तो समझ लीजिए बारिश का मौसम है और आप गुरुग्राम में हैं। दिल्ली गुरुग्राम में दरिया, सैलाब में फंसी गाड़ियां। तालाब में तब्दील साइबर सिटी, फिर सिस्टम पानी पानी। तैरती दिल्ली की वही कहानी, सड़क पर लहरों से लड़ाई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके आज तालाब में तब्दील हैं। देर रात से भारी बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बह रहा है, समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। गुरुग्राम में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात विकट बने हुए हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। सैलाब के चलते गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। गुरुग्राम के सर्दन पेरिफेरल रोड पर पानी भर गया है, जिसमें कई गाड़ियां फंसने के चलते अटक गई हैं। जाम लग गया है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम के सर्दन पेरिफेरल रोड का पूरा रूट इस वक्त सैलाब की चपेट में है। सैलाबी प्रहार से सड़कों पर गड्ढा हो गया है। फुल लोडेड ट्रक एक निर्माणाधीन बरसाती नाले के पास गड्ढे में समा गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर जलभराव हो गया है। यहाँ तक कि सर्दन पेरिफेरल रोड पर सड़क धंस गई है और एक गहरा गड्ढा हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर की गहराई है इस गड्ढे की। मैं आपको बता दूं, कल से ही बारिश हो रही है और अब तक की 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं यहाँ गुरुग्राम के जहाँ पर जल भराव की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं मैं बता दूं, कल रात 10:30 के करीब ये ट्रक यहाँ से गुजर रहा था, जिसके बाद ये
सड़क में धंस गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीवर का काम चल रहा था और कई दिनों से ये काम चल रहा था, जिसके बाद यहाँ पर जो मिट्टी थी वो मुलायम थी। तो जब कल देर रात को यहाँ से ट्रक गुजरा तो ये ट्रक अंदर ही धंस गया है। फिलहाल उसको निकालने की मशक्कत की जा रही है, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा ये पूरी सड़क ही गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि गड्ढा है, बल्कि ये पूरी सड़क ही गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। इसके चलते यहाँ पर इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है जहाँ पर ये गड्ढा हुआ है, ताकि कोई उसके आसपास ना जाए। यहाँ पर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए गए हैं, हम देख पा रहे हैं। ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर धीरा ट्रैफिक चल रहा है। ये देखिए कितना बड़ा यह गड्ढा था। गनीमत है कि इसके ट्रक ड्राइवर की जान बच गई। भारी बारिश के चलते बन रहे नाले के पास पूरी सड़क धंस गई। पूरा ट्रक जमींदोज हो गया। भारी भरकम ट्रक की समाधि बन गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। गुरुग्राम के नरसिंहपुर चौक पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। पानी भरने से निचले इलाकों में दरिया बह रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे को कनेक्ट करने वाला सबवे रूट इस वक्त डूबा हुआ है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के चलते कई गाड़ियां खराब हो गईं, बाइक फंस गईं, जिसके बाद क्रेन की मदद से फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 110 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस बारिश ने गुरुग्राम का हाल बेहाल कर दिया है। देखिए अभी हम SPR रोड पर हैं, यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड, जहां पर कल रात से ही पानी भरा हुआ है और कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पानी टस का मस नहीं हुआ है। निकासी का कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी यहाँ पर लग रहा है। जल भराव के कारण यहाँ पर देखिए ट्रैफिक की भी समस्या हो रही है। सामने तस्वीरों में आप देखिए कितना यहाँ ट्रैफिक लग रहा है। कई कई घंटों तक के लोगों को इसी तरह से जाम में फंसना पड़ रहा है, इसी तरह से जल भराव में फंसना पड़ रहा है, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। कुछ घंटों की बारिश हुई है, आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, उसके बावजूद पूरी ये सिटी जो है, जो स्मार्ट सिटी साइबर हब कहलाती है इंडिया का, वो ठहर से गई है। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां भी धीमी रफ्तार में चल रही हैं। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम की चपेट में है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। लोग घंटों जाम में फंसे हैं। ट्रैफिक जाम के चलते पूरी तरह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अप्रॉक्स 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। मैं रात को 7 बजे ऑफिस से निकला था अपने बेबी को लेके लिए, ठीक है, और सुबह 3 बजे घर घुसा हूँ और मेरे को फिर ऑफिस जाना पड़ रहा है। गुड़गांव डेवलपमेंट के और तो बढ़ रहा है, वो दिखा रहे हैं डिज्नीलैंड आने वाला है, लेकिन वो सबसे पहले ये वाटर ब्लॉकिंग सिस्टम को सुधारे। ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है। देखो जाम लग रहा है बहुत लंबा। रेन आती है तो बत्तियां खराब हो जाती हैं, सिग्नल खराब हो जाते हैं, सिग्नल पे जाम लग जाते हैं। ऊपर से रेन भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो दिक्कतें तो होती हैं सब। साफ सुथरी लैंड मिल जाए तो फिर डिज्नीलैंड भी बन जाएगा। बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर लव जिहाद का बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार लव जिहाद की फंडिंग के सबूत कैमरे पर दिखाई दिए हैं। इंदौर में 2 मुस्लिम युवकों ने यह कबूल किया है कि उन्होंने हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर शादी करने के लिए तैयार किया और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिले। पैसे इंदौर के कांग्रेस के पार्षद ने दिए। अब ये पार्षद फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और पुलिस ने इस पूरे खेल का खुलासा कैसे किया, देखिए इस रिपोर्ट में। MP में लव जिहाद पर बहुत बड़ा खुलासा। लव जिहाद के लिए फंडिंग, कैमरे पर सबूत। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मिले पैसे। अनवर कादिरी ने पैसे दिए हमको, 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के लिए। हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले करवाते हैं वो। लव जिहाद के खेल का मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्षद।
हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कहां से आ रहे पैसे। देश में लव जिहाद पर काफी बवाल मच चुका है। हिंदू युवकों के अपनी पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को दोस्ती के जाल में फंसाने और उनके साथ शादी करने और उनकी जिंदगी नर्क बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पहली बार इसके सबूत सामने आए हैं। 2 आरोपियों ने कैमरे पर लव जिहाद का सच कबूल किया है। इन युवकों ने साफ साफ कहा कि लव जिहाद के लिए पैसे मिले हैं। नाम बोल तेरा? साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ है? मुनि बाबा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता है? काम कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है मेरा, अल्ताफ साहब। पापा का नाम बोल। मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मुनि बाबा आश्रम के। काम क्या करता है? कलर का काम करता हूँ। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। वो अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको। कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। ले फोटो वीडियो बता। निकाल। कहाँ की लड़की है? मंदिर। और बता। कितना टाइम हो गया तेरे को बात करते हो? हाँ 5-6 साल मेरे को कितनी हो गया बता। दोनों बता रहा हूँ। तेरे साथ वाला था फोटो? बिल्कुल ठीक सुना आपने। दोनों लड़के जिस शख्स का नाम ले रहे हैं वो अनवर कादरी है। जी हाँ, ये वही अनवर कादरी है जिस पर लव जिहाद के लिए फंड देने का आरोप है। अनवर कादरी का कांग्रेसी कनेक्शन क्या है, उसे डकैत क्यों कहा जाता है, हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस डकैत ने हिंदू लड़कियों की इज्जत पर किस तरह डाका डाला। अनवर कादरी पर आरोप है कि उसने हिंदू लड़कियों को फंसाकर शादी करने के लिए इंदौर के 2 मुस्लिम लड़कों साहिल शेख और अल्ताफ को 3 लाख रुपए दिए। साहिल को 2 लाख और अल्ताफ को 1 लाख रुपए का एडवांस दिया गया। इसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर अपना नया प्रोफाइल बनाया। साहिल ने अपना नाम अर्जुन रखा और अल्ताफ सोशल मीडिया पर राज बन गया। साहिल कार के शोरूम में हेल्पर का काम करता था, जबकि अल्ताफ घरों में रंगाई पुताई का काम करता था। हिंदू संगठनों ने बाणगंगा थाने के इसी इलाके में कुछ लड़कों को हिंदू लड़कियों के साथ पकड़ा। इस दौरान उनके मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो, चैट्स और फोटोज भी बरामद हुई। उन लड़कों ने वायरल वीडियो में ये बताया कि दरअसल लव जिहाद कराने के लिए और हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार तक में गिराने के लिए उन्हें बकायदा कांग्रेस के वार्ड 58 के जो पार्षद हैं अनवर कादरी, उनके द्वारा फंडिंग की जाती थी। ये 2 जो मुस्लिम युवक हैं साहिल शेख और अल्ताफ शाह, इन्होंने ये कबूला कि इन्हें साहिल शेख को 2 लाख रुपए एहसान कादरी की तरफ से मिलते थे। वहीं जो अल्ताफ शाह है उसे 1 लाख रुपए इसलिए दिए जाते थे कि वो हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाएं और उसके बाद उन्हें देह व्यापार की ओर ले जाएं। इस खबर के सामने आते ही तत्काल इन दोनों जो युवक हैं इन पर कार्रवाई हुई और जो कांग्रेस के पार्षद हैं जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उनके घर पे दबिश दी, वो फरार हो गए। दोनों लड़कों ने हिंदू लड़कियों से दोस्ती की, उनका शारीरिक शोषण किया, लेकिन जब लड़कियों को साहिल और अल्ताफ की असलियत पता लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और अब साहिल और अल्ताफ पुलिस की गिरफ्त में हैं। फरियादियां थी जिनके द्वारा एक केस रजिस्टर कराए गए थे, अलग अलग केस थे। उसमें ये बताया गया था कि उनके साथ नाम बदलकर उनके साथ और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे, दुष्कर्म का किया गया था उनके साथ। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में 2 अलग अलग केस रजिस्टर्ड हुए। तो दोनों ही केस में जो 2 आरोपी थे, जो कि साहिल शेख और अल्ताफ शाह, इन दोनों को उसमें अरेस्ट कर लिया गया था और उसमें दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया था। पूछताछ में और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। पूछताछ में ये बात सामने आई कि इसमें एक जो पीछे जो आपराधिक जो षड्यंत्र किया है उसमें एक अनवर कादरी नाम का जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल है। तो उसको भी इन दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया। एक तो 20B के तहत आपराधिक षड्यंत्र का, उसकी गिरफ्तारी के लिए चूंकि 2 आरोपी अरेस्ट हो गए थे। इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है अनवर कादरी, उसकी अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है। तो उसकी अरेस्ट करने के लिए भी 10,000 रुपए का नगद इनाम किया गया था। उसकी लगातार उसकी जो पुलिस की टीम है लगातार कोशिश कर रही है उसकी अरेस्टिंग करने के लिए। लव जिहाद फंडिंग में जिस कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी का नाम सामने आया है उसका विवादों से नाता पुराना रहा है। कई बार वो जेल जा चुका है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों से पाकिस्तान के पक्ष में वो नारे लगवा चुका है। उसकी क्राइम फाइल इतनी लंबी चौड़ी है कि कादरी के नाम के साथ साथ डकैत भी लिखा जाता है। लेकिन इस बार उसने हिंदू लड़कियों की जिंदगियों पर डाका डाला। मध्य प्रदेश सरकार उसे सबक सिखाने की तैयारी में है। अनवर कादरी पर कैसे शिकंजा कस रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अब इस अनवर कादरी के बारे में भी जान लीजिए, जो हिंदू लड़कियों की जिंदगी नरक बनाने पर तुला हुआ है। अनवर कादरी अभी इंदौर का कांग्रेस पार्षद है। 1997 में उसके खिलाफ डकैती का केस दर्ज हुआ था, इसीलिए कादरी के नाम के साथ डकैत जुड़ गया है। अनवर कादरी पर कुल 18 केस दर्ज है, जिनमें दंगा, हत्या की कोशिश, सांप्रदायिक तनाव, लोगों पर हमला, हिंसा फैलाना, धार्मिक स्थानों पर अटैक जैसे मामले शामिल हैं। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अनवर कादरी फरार है। इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ एनएसए भी लगाया है, साथ ही उस पर इनाम भी घोषित कर दिया है। अनवर कादरी फरार है। इंदौर के मेयर ने डिविजनल कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने की अपील की है। अनवर कादरी इंदौर नगर निगम के पार्षद हैं और उनका लंबा इतिहास है अपराध करने का, और केवल लव जिहाद में शामिल होना नहीं, भारत माता के सम्मान के विरुद्ध में नारे लगने के आरोप लगना, कई सारी चीजों में लोगों को भ्रमित करना। तो उनका आचरण ऐसा है कि वो पार्षद बने रहना उनका अब शहर हित में नहीं है। इसलिए हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, कमिश्नर ने उस पर संज्ञान लेकर अभी कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है, और इस रिपोर्ट के आधार पर मुझे विश्वास है कि कमिश्नर सही निर्णय करते हुए उनको पार्षदी से हटाएंगे। अनवर कादरी फरार है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ उसके मन में कितनी नफरत थी, इसका एक और सबूत सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक अनवर कादरी ने उनसे कहा था कि हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ले, लेकिन उन्हें ज्यादा दिन घर में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदू लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाएगा। नए खुलासे के बाद लोगों में गुस्सा है। इंदौर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। वहीं हिंदुवादी संगठन भी इस मामले में सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। जिस स्थिति में ये जो विधर्मी मुस्लिम लड़के रहते हैं और जिस स्थिति में आकर ये लव जिहाद का काम करते हैं, इनके पास नई बाइक, नए कपड़े, नए मोबाइल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में का बिल भरना, ये सब जिनके घर से अगर आप देखें उनके घर पे ये स्थिति नहीं रहती कि वो 2 टाइम का ढंग का खाना खा ले, पर लव जिहाद के लिए जो उनको फंडिंग मिल रही है उससे बहुत अपना रहने का तरीका बदल देते हैं। लड़कियों को झूठे अपने सोशल मीडिया पर झूठी प्रोफाइल बनाकर, झूठे नाम लगकर, हिंदुओं का नाम रखकर ये लड़कियों को बरगलाते हैं। इसी मामले में दोनों लड़कों ने अपना नाम हिंदू बताया था। अन्य कितने भी अगर आप लव जिहाद से प्रदेश के बाहर देखेंगे तो 99.99% हिंदू नाम से ये लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। अनवर कादरी के खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त लंबी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंदौर में लोगों को भड़काकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। इस आरोप में उसे जेल जाना पड़ा था। कादरी जानलेवा हमले पर 14 साल पहले 1 साल की सजा काट चुका है। उस पर सिमी से जुड़े होने का भी आरोप है। एमपी सरकार का कहना है कि अनवर कादरी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी इनकी बहुत सारी शिकायतें, पहले भी लोगों ने मुझसे कहा था कि सिमी से जुड़े हुए थे, और इनके बारे में काफ़ी वहाँ पर शिकायतें प्राप्त होती, प्लाटों के कब्जे की और दादागिरी करने की, ये सब उनकी शिकायतें प्राप्त होती हैं। अब ऐसे लोगों को अगर सरकार बख्शेगी तो फिर सरकार होने का मतलब क्या है? तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हमारी सरकार करेगी। इस मामले में पुलिस ने 13 जून को साहिल शेख और अल्ताफ को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद 16 जून को बाणगंगा थाना पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ केस दर्ज किया। इंदौर पुलिस को शक है कि अनवर कादरी ने इन 2 युवकों को ही नहीं और लड़कों को भी इस काम के लिए फंडिंग की थी। इस देश में इंसान की जान कितनी सस्ती है, वो वडोदरा पुल हादसे में दिखाई देता है। एक पुल जिसकी रिपेयरिंग होने के बाद भी स्थिति ऐसी थी कि वो कांप रहा था। स्थानीय लोग बार बार प्रशासन को ये आगाह कर रहे थे, चेता रहे थे कि पुल इस वक्त चलने लायक नहीं है, किसी भी वक्त गिर सकता है। फिर भी प्रशासन काल में तेल डाले बैठा रहा। इंसान की जान इतनी सस्ती है कि छींक से मौत भी उसे नसीब ना हुई। कीचड़ में लाशों को कहां ढूंढा जाए?
महिसागर नदी में अब भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है और ये अभी और बढ़ सकता है। मौत हो जाने के बाद सिर्फ सिस्टम का रेस्क्यू ऑपरेशन ही चलता रहता है। जिम्मेदारों की कॉलर पकड़कर जब तक उन्हें सलाखों के पीछे डाला नहीं जाता तब तक न्याय थोड़ी ना हो सकता है। वडोदरा पुल हादसे में अब तक 15 मौत, जिम्मेदार कौन? चालीस साल पुराना पुल कैसे गिरा? क्या लापरवाही में हुआ हादसा? वडोदरा में बीते 24 घंटे के बाद भी राहत और बचाव का काम जारी है। गंभीरा ब्रिज से महिसागर नदी में गिरी गाड़ियों और लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब भी 3 लोग लापता हैं, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम अपने दल बल के साथ रेस्क्यू में जुटी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउन 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। और आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर की है, तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। और इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास है, उसमें 3 मिसिंग पर्सन। साथ ही साथ आपके जरिए मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हमें पूरा सपोर्ट मिला, हमें पूरा सहकार मिला। और जहाँ पर भी बताया उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया। हमारी पूरी टीम यहाँ पर एटलीस्ट 10 अलग अलग एजेंसीज है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। प्रशासन सीसीटीवी समेत आसपास के लोगों की मदद से हादसे के बारे में जानकारी ले रहा है। बताया जा रहा है कि गंभीरा ब्रिज का यह हिस्सा गिरा तो यहां से गुजर रही 5 गाड़ियां मलबे के साथ सीधे नदी में जा गिरी। लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। 2 ट्रक, 2 वैन और 1 ऑटो रिक्शा ब्रिज के टूटे हुए हिस्से के साथ नदी में समा गए। एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर था। ट्रक के 2 पहिए हवा में लटक गए, लेकिन पूरा ट्रक नदी में गिरने से बच गया। इसीलिए इस ट्रक में सवार लोग बच गए। रेस्क्यू टीम ने अब तक बड़ी गाड़ियों को तो निकाल लिया है, लेकिन छोटे वाहनों का कोई अता पता नहीं है। नदी में करीब 3 मीटर कीचड़ है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियां कीचड़ में फंस गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो सारी डिटेल्स मिली है उसमें 2 डिटेल्स मिसिंग है। उसमें एक व्हीकल छोटा सा है जो आइदर अल्टो या वैगनआर जितना व्हीकल है। उसके अलावा एक आइसर है, उसका वेयर अबाउट हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, सारी डिटेल्स भी चेक की है। और यहाँ पर कंटिन्यूस, क्योंकि वो कीचड़ के अंदर बिल्कुल धंस गया है, इसीलिए उसका थोड़ा सा निकलना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें ताकि हम उसका रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर सके। तो जो भी लीड मिलती है, जो भी कोई अगर मिसिंग पर्सन की डिटेल है, हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हम आसानी से कर पाएंगे। इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। हादसे के बाद आसपास के गांव वालों ने नदी में डूबी गाड़ियों से लोगों को निकाला। 9 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 15 लोगों की जान चली गई। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। हादसे के शिकार लोगों को नदी से निकालने के लिए गोताखोर उतारे गए। एनडीआरएफ की टीम मोटरबोट के जरिए नदी के निचले इलाके में लापता लोगों की खोजबीन कर रही है। नदी के निचले इलाके में 4 किलोमीटर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो यही है कि हम जल्दी से जल्दी इस पूरे इलाके को चेक करके और जो भी बॉडीज़ हैं उनको रिट्रीव करें। और भी अगर कोई हमको यहाँ पर सजीव भी कोई मिलता है तो हम उसको भी रिट्रीव करें। और हमारा एक्शन प्लान यही है कि आप देख रहे होंगे कि एक रैम्प बनाया जा रहा है। रैम्प बनाकर हम इंसिडेंट साइड के जहाँ पर कि व्हीकल्स हैं उसके नज़दीक से नज़दीक पहुँचकर हम उनको रिट्रीव करें। प्लस अपने डीप डाइवर से हम चेक करेंगे कि अंदर कोई बॉडीज़ तो नहीं है, उनको भी हम रिट्रीव करेंगे। गुजरात के वडोदरा में जिस तरह से ये हादसा हुआ, उससे एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 साल पहले जिला पंचायत के एक सदस्य ने पुल के हालात को लेकर आगाह किया था। अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर पुल की खराब स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कई बार चेतावनी दी थी कि पुल की
हालत बहुत खराब है, कभी भी हादसा हो सकता है। महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज 40 साल पुराना था। 1985 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस पुल की हालत काफी खराब थी। वडोदरा के जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने इस ब्रिज की हालत को लेकर प्रशासन को चेताया था। 2022 से 2024 तक 3 साल में 3 बार पुल की खराब हालत की जानकारी दी थी। हर बार यही कहा गया कि पुल अब काम का नहीं है, इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि रेलिंग भी हिल रही थी और जो मरम्मत की जाती थी वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकती थी। 2 महीने पहले अफसरों ने इस ब्रिज की जांच भी की थी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। इसमें आप पुल का वो हिस्सा भी देख सकते हैं जिसके गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे की साइड वॉल्स पर पट्टियां लगाकर उसे ढका गया था। गंभीरा ब्रिज की जर्जर हालत को देखते हुए गुजरात सरकार ने महिसागर नदी पर नया पुल बनाने की भी मंजूरी दी थी। 212 करोड़ की लागत से ये नया पुल बनना था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए। कितना होने के बावजूद ब्रिज पर ट्रैफिक बंद नहीं किया गया। वडोदरा का यह गंभीरा ब्रिज सेंट्रल गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। खराब हालत के बावजूद पुल भारी वाहनों के लिए ही उपयोग होता था। ब्रिज से रोजाना लगभग 1 लाख गाड़ियां गुजरती थी। पुल को नियमित रखरखाव और लोड टेस्ट की जरूरत थी। 2017 में IRC ने इस पुल को भारी वाहनों के लिए बंद करने की मांग की थी। पिछले साल ब्रिज को रिपेयर किया गया था, लेकिन लोड टेस्ट के बिना ही इसे खोल दिया गया था। R&B डिपार्टमेंट ने रिपेयर कर गैप बंद कर दिया था, लेकिन रिपेयर के बाद ब्रिज में कंपन पड़ गई थी। गुजरात में साल 2021 से पुल टूटने का ये चौथा हादसा है। इससे पहले 2022 में मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हुई। वडोदरा के महिसागर नदी में फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हादसे के कारणों की जांच की जाएगी।